Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, we are back with a new video that is the nursing care plan on rheumatic heart disease. So, आज हम जानेंगे कि एज अ नर्स आप क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हो टू अ पेशेंट हु इज़ हैविंग rheumatic heart disease. एंड सबसे पहले जान लेते हैं कि rheumatic heart disease खुद क्या होती है. इससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ क्या है? इज़ अ क्रोनिक हार्ट कंडीशन कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर विच itself is a complication of untreated or poorly treated streptococcal throat infection या फिर स्ट्रेप थ्रोट. तो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ क्या है कि क्रोनिक हार्ट कंडीशन है जो कि कहाँ से बन रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, मतलब बन कहाँ से रही है, सिंपली बात है रूमेटिक फीवर से बन रही है. देखो, रूमेटिक फीवर अगर अनट्रीटेड रहा फॉर मोर देन 3 वीक्स तो ये कंडीशन बन सकती है एज अ बोनस. ठीक है, रूमेटिक फीवर जिस कारण से हो रहा है उससे मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है वो. ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, बहुत सारी हमारे ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा, जिसमें से एक हार्ट भी है. तो इसी वजह से रूमेटिक हार्ट डिसीज़ बन जाएगी. अब ये होता क्यों है? देखो, एक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, वो ट्रिगर करता है इसे. ठीक, रूमेटिक फीवर कॉजेज इन्फ्लामेशन स्पेशली टू द हार्ट वॉल्व्स. ठीक है, तो रूमेटिक फीवर जो है वो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन करेगा हार्ट वॉल्व्स में, जो कि आयोटिक वॉल्व्स है और मिट्रल वॉल्व. ठीक है, तो इन दोनों में इन्फ्लामेशन करेगा वो. फिर इसमें अगर हम जान लेते क्या क्या तरीका होता है. देखो, क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होती है स्ट्रेप इन्फेक्शन के अगेंस्ट. क्योंकि क्या होता है ना, जो इसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री है ना इस बैक्टीरिया की और हमारे सेल्स की, वो लगभग सेम है. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं किसके साथ फाइट करूं. मैं बैक्टीरिया को मार रहा हूं या फिर मैं अपने अपने सेल्स को डैमेज कर रहा हूं. तो इसलिए मॉलिक्यूलर मिमिक्री सेम होने की वजह से वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान पहुंचाने लगता है. ठीक है, तो इस वजह से ये बीमारी हो जाती है. तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वही पेशेंट का नेम, एज, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर, रिलीजन वगैरह आपको सर्च कर मतलब लिखना है. इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सिंपली एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस और डाइट, ये सब आपको लिखना है. उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें आप फैमिली चार्ट बनाओगे और सारे रिलेशंस जो होते हैं वो ओरिएंटेड होने चाहिए पेशेंट को, कीपिंग पेशेंट इन द सेंटर. ठीक है, पेशेंट को सेंटर में रखते हुए कि पेशेंट का स्पाउस, पेशेंट का हस्बैंड वगैरह वगैरह. ठीक है, ऐसे ऐसे. फिर उसके बाद फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री के बाद आ जाता है हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो नहीं है. अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होगी भी तो एक स्ट्रेप इन्फेक्शन की होगी जो कि मोर देन 3 वीक्स शो करेगा. तो आप लिख सकते हो कि पेशेंट हैज़ स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन दैट लास्टेड फॉर मोर देन 3 वीक्स, या फिर 4 हफ्तों से चल ही रहा है वो. तो वो आ सकती है मेडिकल हिस्ट्री, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में. फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन दिस डेट विद कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, फटीग इन हॉस्पिटल. इन सब चीज़ों की वजह से वो एडमिट हुआ है. फिर चीफ कंप्लेंट्स में आओगे तो भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई पेशेंट को पिछले 7 दिनों से. इतना सारा नहीं लिखना है, जिसमें जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप लिख सकते हो. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है? पिछले 7 दिनों से है. इसके बाद पाल्पिटेशंस जो हो रही हैं पेशेंट को पिछले 5 दिनों से हो रही हैं. फिर फटीग और वीकनेस जो है पिछले 10 दिनों से है. स्वेलिंग है लेग्स में, पीडल एडिमा हो सकता है पिछले 3 दिनों से. चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फर्ट है पेशेंट को पिछले 2 दिनों से, जो कि नॉन रेडिएटिंग, मतलब रेडिएट नहीं कर रहा है वो, एक मतलब बढ़ नहीं रहा है कहीं पे, एक जगह ही हो रहा है. ठीक, फिर उसके बाद कफ हो रहा है पेशेंट को फॉर पास्ट 4 डेज, पिछले 4 दिनों से. और हिस्ट्री ऑफ फीवर आप बोल सकते हो कि अभी से 3 हफ्ते पहले की जो है आपकी जो फीवर की हिस्ट्री है वो है. माइल्ड फीवर एंड सोर थ्रोट वर प्रेजेंट 3 वीक्स अगो. सेल्फ मेडिकेटेड एंड नॉट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स नहीं लिए उसने, खुद से ओवर द काउंटर का मेडिकेशन ले लिया होगा, जिसकी वजह से वो ट्रीट हो गया, उसे लगा ट्रीट हो गया, पर उसके बाद उसके और कॉम्प्लिकेशंस बन गए. इसके बाद आ जाएंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में. सबसे पहले हम चेक करेंगे जनरल अपीयरेंस. इसमें नरिशमेंट, मॉडरेटली नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड चेक करेंगे, हेल्थ चेक करेंगे, एक्टिविटी चेक करेंगे. माइल्ड डिजनी ऑन एक्सर्शन, मतलब डिजनी हो रहा है पेशेंट को, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है एक्सर्शन करने पे. मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस और लुक्स. इसके बाद आ जाते हैं पोस्चर में. बॉडी पोस्चर इज़ नॉर्मल,
मूवमेंट स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फटीग, पेशेंट फटीग्ड है, थका हुआ, इसलिए स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट्स। स्किन कंडीशन में कलर पेल विद स्लाइट साइनोसिस ऑन लिप्स एंड नेल बेड्स। उसके बाद टेक्सचर क्या है, ड्राई है, टेम्परेचर कूल, पेरीफेरी, पेरीफेरी भी मतलब हाथों और पैरों पे, पेरीफेरी मतलब होता है किनारे बिल्कुल, ठीक है, तो आपके जो हाथ पैर हैं, पंजा है और जो हाथ है पाम है वो कूल है, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे। लीजन्स, नो रैशेस, ओल्ड हील्ड स्कार्स फ्रॉम पास्ट इंजेक्शंस, कोई पास्ट इंजेक्शंस अगर लिए हैं तो फिर आप कर सकते हो, कोई रैशेस वगैरह नहीं है, लीजन भी नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। हेड एंड स्काल्प पे स्काल्प नॉर्मल है, फेस माइल्ड फेशियल पफीनेस है, पफीनेस मतलब हल्का सा फूला हुआ दिखेगा चेहरा, और पेल कॉम्प्लेक्शन है। इसके बाद आइज पे आ जाते हैं, आईब्राउज, आईलैशेज, आईलिड्स में कोई एडिमा नहीं है और ऊपर वो नॉर्मल है, आई बॉल्स भी नॉर्मल है, कंजक्टिवा पेल है, और स्क्लेरा नॉन जॉन्डिस्ड, जिस मतलब जॉन्डिस का कोई साइन नहीं दिखेगा इसमें, एनिक्टेरिक दिखा रहा है ना ये। पिपल्स इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट, लेंस क्या है, क्लियर है, विजन नॉर्मल है, नॉर्मल 6/6 का। ईयर, एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल, हियरिंग इंटैक्ट, नोज एक्सटर्नल नेयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रिल्स क्लियर, नो डिस्चार्ज। माउथ एंड फेरिंग्स पे आ जाते हैं, लिप्स पेल, नो साइनोसिस, ठीक है, कोई साइनोसिस नहीं, कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं है, ऑर्डर ऑफ माउथ नॉर्मल है, टीथ डेंटल कैरीज में भी प्रेजेंट, गम जो है वो पेल है और माइल्डली स्वोलन है। इसके बाद टंग जो है वो मॉइस्ट है या पेल है। नेक, lymph nodes not palpable, thyroid glands not enlarged और range of motion, full range of motion present। इसके बाद चेस्ट में आ जाते हैं, थोरैक्स क्या है, सिमेट्रिकल है। ब्रेथ साउंड्स में बायलेटरल वेसिकुलर, बायलेटरल वेसिकुलर नॉर्मल ब्रेथ साउंड होती है, इसमें कुछ गलत कुछ वैसा नहीं है। बेसल क्रेपिटेशंस जो हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्रैकल्स सुनने को मिल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हार्ट में। अभी देखो ब्रेथ में भी आपको ब्रेथ साउंड्स में भी ज़रूरी नहीं कि दोनों लिखना है, एक चीज़ लिखना है आपको, या तो बेसल क्रेपिटेशंस लिखो या फिर बायलेटरल वेसिकुलर जो भी है। इसके बाद हार्ट, एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड है, एपेक्स बीट जो होती है वो डिस्प्लेस्ड है, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद सिस्टोलिक मर्मर हर्ड बेस्ट एट एपेक्स, मिट्रल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। मिट्रल वॉल्व अगर मान लीजिए इन्फ्लेम्ड है या स्टेनोसिस हो गया तो मिट्रल रिगर्जिटेशन जो है सिस्टोलिक मर्मर हर्ड होगा मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से। पॉसिबल डायस्टोलिक मर्मर मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या है, अगर मिट्रल वॉल्व सोलन है तो जो पाथवे होगा ना ब्लड सप्लाई का, ब्लड पास होने का, वो नैरो हो जाएगा, उसे बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। तो उसकी वजह से डायस्टोलिक मर्मर भी सुनने को मिल सकता है। फिर टेकिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, ब्रेस्ट अगर फीमेल पेशेंट है तो नॉर्मल है, ऑन पाल्पेशन। इसके बाद एब्डोमेन पे आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन में कोई डिस्टेंशन नहीं है, मूव्स विद रेस्पिरेशन। इसके बाद पाल्पेशन में माइल्ड टेंडरनेस दिखेगा इन हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ठीक है, और जिसकी वजह से आप मतलब पता लगा सकते हो अगर पॉसिबल हेपाटोमेगाली है, मीन्स जो लीवर है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पाल्पेशन पे माइल्ड टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगा इन हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में। फिर उसके बाद परक्यूशन क्या है, लिवर डलनेस नोटेड। उसके बाद ऑस्कल्टेशन, बावल साउंड्स प्रेजेंट। आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, माइल्ड पीडल एडीमा हो सकता है पेशेंट को, एक ही चीज़ लिखनी है, सब नहीं लिखना है। नेल शो साइंस ऑफ क्लबिंग एंड साइनोसिस, नेल्स में आपको क्लबिंग या साइनोसिस के साइंस देखने को मिलेंगे। नो जॉइंट स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी एट प्रेजेंट। दो हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की हिस्ट्री हो सकती है पर अभी कोई जॉइंट स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है ये, अगर हुआ और अनट्रीटेड रहा 3 हफ्ते से ज़्यादा तो और भी परेशानियाँ, दिक्कत बॉडी में कॉज कर सकता है, स्किन कंडीशंस भी कॉज कर सकता है, उसी के साथ साथ ये जो है बोन्स में भी जो है अलग कंडीशंस कॉज कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बैक पे। बैक में क्या है, नॉर्मल अलाइनमेंट है, कोई स्पाइनल टेंडरनेस नहीं है और कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस नहीं है। तो उसके बाद आते हैं जेनिटल एंड रेक्टम पे। इसके बाद इंग्यूनल लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, वजाइनल डिस्चार्ज नॉट असेस नॉट प्रेजेंट, हेमोरॉइड्स एब्सेंट या फिर नॉट प्रेजेंट लिख सकते हैं आप, और प्रोस्टेट ग्लैंड नॉट एनलार्ज्ड, मेल में होगा सिर्फ ये, ठीक है, फीमेल में नहीं लिखना है। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास है वाइटल साइंस। सबसे पहले वाइटल साइंस में आपके पास टेम्परेचर आएगा जो कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, पल्स जो है वो टैकिकार्डिया शो करेगा, ठीक है, कॉमन इन आरएचडी ड्यू टू हार्ट स्ट्रेन। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, माइल्ड टैकिपनिया हो सकता है, कुड बी ड्यू टू डिज्निया ऑफ CHF, ठीक है।
डिस्निया की वजह से, और माइल्ड टेकेपनिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ऑन द लोअर साइड में रिफ्लेक्ट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, थोड़ा कम हो सकता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से, ठीक है। या दिखाएगा भाई डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम है इसलिए बीपी कम है, ठीक। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, माइल्डली रिड्यूस्ड है, थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, इसलिए पेशेंट को मे बी डिज्निया हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस पे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हीमोग्लोबिन। पेशेंट को माइल्ड एनीमिया हो सकता है, तो लो और माइल्ड एनीमिया। और ध्यान रखना, जो नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल के लिए होती है हीमोग्लोबिन की, वो अलग अलग होती है। फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, मेल में 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अभी टोटल WBC काउंट क्या है, माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स भी एलिवेटेड मिलेंगे, ASR भी एलिवेटेड मिलेगा, CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्टिव इन्फ्लेमेशन है। फिर ASO टाइटर है, वो भी एलिवेटेड मिलेगा, इंडिकेट्स रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। अभी कोई रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है उसे इंडिकेट करेगा ये, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं रिमेटिक फैक्टर। रिमेटिक फैक्टर चेक करेंगे, यूजुअली निगेटिव आता है RHD में। इसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करोगे नॉर्मल, BUN क्रिएटिनाइन नॉर्मल, LFT करोगे विद इन नॉर्मल रेंजेस। मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो टेस्ट, और ज़रूरी नहीं है कि सब करवाने ही है, शुरू के जो टेस्ट हैं वो करवाने ज़रूरी है। यूरिन एनालिसिस विल ऑल्सो बी नॉर्मल, ब्लड कल्चर, कोई बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस जो है प्रेजेंट नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ABG एनालिसिस करवा सकते हैं, जिसमें pH जो है माइल्ड एसिडीमिया दिखा रहा है, PaCO2 एलिवेटेड है, PaO2 माइल्ड हाइपोक्सीमिया दिखा रहा है, और फिर आपका जो है HCO3 नेगेटिव हाई नॉर्मल में इंडिकेट अर्ली रीनल कंपेंसेशन फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। मतलब अर्ली रीनल कंपेंसेशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अगेंस्ट, इसी वजह से दिखाएगा ये, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। SaO2 रिड्यूस सेचुरेशन, ये ABG एनालिसिस मतलब नेसेसरी नहीं है, पर अगर नीड हुई तो करवा देते हैं, ठीक। फिर मेडिकेशन चार्ट आ जाता है हमारा, मेडिकेशन या ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। सबसे पहले बेंजाथाइन पेंसिलिन है, IM इंजेक्शन दिया हमने, क्यों दिया, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है, जो कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये सब कंडीशन अराइज हो रही है उसे क्या करता है, इरेडिकेट करता है। एमॉक्सिसिलिन हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक्यूट इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। एस्पिरिन हाई डोज, एंटी इन्फ्लामेटरी, रिलीव्स फीवर, अर्थराइटिस एंड कार्डाइटिस सिम्टम्स, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक। इसके बाद प्रेडनिसोलोन दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम देंगे प्रेडनिसोलोन। इसके बाद फ्रोसमाइड देंगे हम, लूप डायरेटिक है, रिलीव्स पल्मोनरी कंजेशन एंड एडीमा। लूप डायरेटिक जो होता है लूप ऑफ हेनले पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। कोई भी डायरेटिक हम ऐसे ही नहीं उठा के दे सकते, तो लूप डायरेटिक देना फ्रोसमाइड में, अगर हार्ट फेलियर के साइंस दिख रहे हैं तो। इसके बाद इलानाप्रिल है, रिड्यूसेस आफ्टर लोड, इम्प्रूव्स कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए, ये ACE इनहिबिटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैरासीटामोल पे। पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है फॉर फीवर एंड जॉइंट पेन, तो ये हमें ये देनी है सपोर्टिव केयर में। तो दैट्स इट, दैट्स द मेडिकेशंस फॉर RHD पेशेंट। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस पे। अब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस है। बेंजाथाइन पेंसिलिन का IM इंजेक्शन ये है, 1.2 मिलियन यूनिट्स पर 3 to 4 वीक्स, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए और अनटिल एज ऑफ 40, जो भी लॉन्गर है इन दोनों में से, मतलब या तो 10 साल तक या फिर 40 साल की उम्र तक, जो भी है। अभी ये क्या है, ये प्रोफिलैक्सिस इस वजह से है ताकि ये जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी से कम्प्लीटली इरेडिकेट अपरूट हो जाए, दोबारा से रिकरेंस ना हो, ठीक है, इसलिए ये हमें करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस पर। नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला वही है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन सेकेंडरी टू वाल्वुलर डैमेज एज एविडेंस बाय डिज्निया। फिर आते हैं, नेक्स्ट है इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एज एविडेंस्ड बाय डिलेड कैपिलरी रीफिल, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी एडिमा एज एविडेंस्ड बाय क्रैकल्स एंड रेस्टलेसनेस। अब देखो, इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन भी है और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज भी है, आप अपने प्रायोरिटी वाइज इसे अरेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एज एविडेंस्ड बाय पेरिफेरल एडिमा। लास्ट है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डैमेज हार्ट वॉल्स या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर इन्वेसिव प्रोसीजर करना पड़ा तो
मीन्स हार्ट वॉल को रिपेयर करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा एक्सप्लेनेशन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट वाले नर्सिंग डायग्नोसिस का। इसमें पेशेंट क्या रिपोर्ट कर रहा है? पेशेंट रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन, स्टेट्स फीलिंग फटीग्ड थ्रू आउट द डे। वो क्या बोल रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है एक्सर्शन करते टाइम, और पूरे दिन उसे जो है थका थका सा महसूस हो रहा है, वो थकान लगी हुई है उसे, ऐसा उसे लग रहा है। डिज्नी, अब हम ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, डिज्नी ऑन मिनिमल एक्सर्शन। मिनिमल एक्सर्शन पे भी जो है पेशेंट को डिज्निया हो रहा है, क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं ऑस्कल्टेशन पे, और O2 सेचुरेशन जो है वो डिक्रीज्ड है, 90% है, और हार्ट रेट जो है वो एलिवेटेड है। ये सब आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव डेटा में। फिर गोल वही क्या है, एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, या फिर ऑप्टिमल कार्डियक आउटपुट विल बी मेंटेन्ड, दैट्स इट, इतना ही गोल होता है, ठीक। फिर प्लानिंग पे आ जाते हैं। प्लानिंग में मॉनिटर वाइटल साइंस एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलरली, ऑस्कल्टेट हार्ट एंड लंग साउंड्स एवरी शिफ्ट, और एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब, डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स जो भी देने को कहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन टू प्रमोट ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेने में आसानी हो इसलिए सेमी फॉलोअर पोजीशन दे देंगे। एजुकेट द पेशेंट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट, इनटेक आउटपुट चेक करना, डेली वेट चेक करना है, ठीक। और कार्डियोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करना है ताकि उसकी फर्दर इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट हो सके। ये इम्प्लीमेंटेशन में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। फिर लास्ट में पेशेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इम्प्रूव्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड रिपोर्टेड डिक्रीज्ड डिज्निया ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन है वो इनइफेक्टिव है क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है। और आपको ये कैसे देखने को मिलेगा, एविडेंस क्या है इसका? भाई देखो, कैपिलरी रिफिल जो है डिले हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव डेटा में आ जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट कहता है माई टोज फील्स नम्ब समटाइम्स, मेरी जो टोज़ हैं, एड़ियाँ हैं, वो सुन्न हो जाती हैं, ऐसा महसूस होता है, नम्ब हो गई हैं। या फिर फीट में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कोल्डनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या करोगे भाई, कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो 3 सेकंड से ज़्यादा है टोज़ का, और वीक पेरिफेरल पल्सेस आपको मिल रही हैं। ब्लड प्रेशर 90/60 mm/Hg है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में आप ये सब लिख सकते हैं। फिर गोल में क्या कहता है, पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन एज एविडेंस्ड बाय वार्म एक्सट्रीमिटीज़। कैपिलरी रिफिल जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 सेकेंड्स होना चाहिए। एंड पाल्पेबल पेरिफेरल पल्सेस होनी चाहिए, पेरिफेरल पल्स जो होती हैं वो पाल्पेट होनी चाहिए अच्छे से। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इम्प्रूव्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन विल बी मेंटेन्ड, ये ठीक है, या फिर नॉर्मल पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन विल बी मेंटेन्ड, जो भी आप लिख सकते हो। फिर मॉनिटर डॉक्यूमेंट पेरिफेरल पल्सेस, स्किन को कलर, टेम्परेचर एंड कैपिलरी रिफिल टाइम एवरी शिफ्ट, ये सब आपको चेक करना है। एलिवेट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टू प्रमोट वीनस रिटर्न, ठीक है, वीनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए आप उस पोजीशन करोगे पेशेंट को। फिर उसके बाद ट्रेनलबर्ग या फिर रिवर्स ट्रेनलबर्ग दी जाती है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, दैट इज वासोडाइलेटर्स और आइनोट्रॉप्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं एनकरेज रेगुलर रिपोजिशनिंग टू प्रमोट सर्कुलेशन, एजुकेट द पेशेंट ऑन अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी एंड क्रॉसिंग लेग्स, एसेस फॉर साइंस ऑफ वर्सनिंग परफ्यूजन, दैट इज साइनोसिस, पेन या अल्सरेशन, ये सब आपको करना है। इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन में पेशेंट हैज शोन इम्प्रूव्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन एज एविडेंस्ड बाय कैपिलरी रिफिल टाइम विद इन नॉर्मल लिमिट्स। आपके केयर देने के बाद पेशेंट का जो कैपिलरी रिफिल टाइम था वो नॉर्मल लिमिट्स में आ गया, यही आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लास्ट में नेक्स्ट, impaired gas exchange related to pulmonary edema as evidenced by crackles and restlessness, ठीक। अब इसमें आ जाते हैं सब्जेक्टिव डेटा। पेशेंट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड अ फीलिंग ऑफ नॉट गेटिंग इनफ एयर, सेट्स आई फील एंक्शियस एंड आई कांट स्टे स्टिल। पेशेंट को क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे लग रहा है कि ऐसे में मुझे ढंग से सांस नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से उसे चिंता हो रही है, और वो मतलब एक जगह पे शांति से बैठ नहीं पा रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या देखोगे, क्रैकल्स हर्ड इन द बायलेटरल लंग बेसिस, रेस्पिरेटरी रेट इज 28 ब्रेथ्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 28 ब्रेथ पर मिनट पे जा रहा है। SpO2 88% ऑन रूम एयर पे है। क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं बायलेटरल लंग बेसिस में, और रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन ऑब्जर्व किया गया है, और सांस लेने के लिए एक्सेसरी मसल्स का भी यूज़ किया जा रहा है ब्रीदिंग में, ठीक है। फिर गोल क्या है, मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, यही हमारा गोल हो जाएगा। देखो इसमें लिखा था पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज एज एविडेंस बाय नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ये सब आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग पे। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट एवरी 2 to 4 आवर्स, ठीक है। मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और एफर्ट एवरी 2 to 4 आवर। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेट लंग साउंड,
एवरी शिफ्ट एंड एज नीडेड एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल O2, पोजीशन द पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन, लंग एक्सपेंशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए सांस लेने में आसानी हो जाएगी पेशेंट को अगर हाई फाउलर पोजीशन दे दोगे तो। फिर एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू रिड्यूस पल्मनरी फ्लूइड ओवरलोड, अगर पल्मनरी फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो उसे कम करने के लिए आपको डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे, और पल्मनरी फ्लूइड ओवरलोड जिसकी वजह से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉनिटर ABG रिजल्ट्स एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन क्लोजली। अब देखो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हम ABG करवाएंगे, ABG एनालिसिस इज डन इफ़ इट इज़ नेसेसरी, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड रिड्यूस एनजाइटी टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, पेशेंट को रीअश्योर करो, उसकी एनजाइटी अगर कम होगी, अगर वो स्टिल बैठ गया तो उसका जो O2 डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। फिर इवैल्यूएशन में वही पेशेंट हैज शोन इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन विद SpO2 मेंटेन्ड मोर देन 95% एंड डिक्रीज रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस हो गई कम उसकी, और उसका जो SpO2 है वो ज़्यादा हो गया, मोर देन 95% हो गया। ये हमारा इवैल्यूएशन में आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, मैंने ये भी बताया एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम पे, रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एज एविडेंस बाय पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है बॉडी में, ठीक है भाई, कार्डियक आउटपुट कम है इस वजह से। देखो सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट रिपोर्ट स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स, पेशेंट सेज दैट माई शूज डोंट फिट बाय द एंड ऑफ द डे। सिंपल। ऑब्जेक्टिव में क्या है, +3 पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा है और जो उसकी स्कोरिंग है वो +3 है इन बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है ये। वेट गेन हो गया 2.5 किलो से 2 दिन में, जुगुलर वेन डिस्टेंडेड है और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है और क्रैकल्स लंग बेसिस में सुनाई दे रहे हैं, ठीक। गोल क्या है, अभी देखो अचीव फ्लूइड बैलेंस एज एविडेंस्ड बाय रिड्यूस पेरिफेरल एडिमा। भाई पेरिफेरल एडिमा को तो रिड्यूस करना ही है, पर नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड, दैट्स इट, ये उसका गोल होना चाहिए, ठीक। नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड। फिर उसके बाद प्लानिंग में आ जाते हैं, मॉनिटर डेली वेट एंड एट द सेम टाइम ईच डे, ठीक है। सेम टाइम पे आपको हर दिन, आप पेशेंट जब भी आपके पास है आपको रोज़ उसी टाइम पे उसका वेट करना है ताकि आप डिफरेंस निकाल सको भाई कि क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है। असेस एडिमा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटेंट एवरी शिफ्ट, आपको एडिमा भी चेक करना है भाई कितना एडिमा हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट क्लोजली इंक्लूडिंग यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स एंड कार्डियक मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, रेस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज पर प्रोवाइडर्स ऑर्डर। देखो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना वो बोलेगा कि भाई जो सोडियम है वो डाइट से रेस्ट्रिक्ट करना है, ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं देना है, क्योंकि भाई यूरिन आउटपुट अगर कम हो गया तो वो फ्लूइड जो है बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है एक तरह से, तो बाहर नहीं निकलेगा तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करना है, और व्हेन इन बेड और सिटिंग, जब भी पेशेंट बेड में है या फिर बैठा हुआ है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करना है ताकि वीनस रिटर्न प्रमोट हो सके। फिर एजुकेट करना है पेशेंट को ऑन फ्लूइड मैनेजमेंट एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन, सोडियम रेस्ट्रिक्शन पे पेशेंट को एजुकेट करना है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, खाना नहीं है। फिर इवैल्यूएशन में पेशेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड रिड्यूस्ड एडिमा एंड स्टेबल वेट इंडिकेटिंग इम्प्रूव्ड फ्लूइड बैलेंस, तो पेशेंट का एडिमा कम हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, उसका जो वेट हो गया वो स्टेबल हो गया, जो 2.5 किलो गेन हो रहा था वो आगे गेन नहीं हो रहा है। मतलब आप रेगुलर चेक करोगे वेट को तो आगे गेन नहीं होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई पेशेंट जो है वो अब स्टेबल स्टेट में आ गया है। सो दैट्स इट। इसके बाद आ जाते हैं हम हेल्थ एजुकेशन पे। मेडिकेशन एडियरेंस, भाई मेडिकेशन को कंटिन्यू रखना है, सबसे ज़रूरी बात है। बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन जो चलनी है वो प्रोफिलेक्सिस देना है हमें, लॉन्ग टाइम प्रोफिलेक्सिस है, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया बॉडी से ना निकला तो आगे भी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में। उसमें क्या करना है, हार्ट हेल्दी डाइट लेनी है, लो सॉल्ट लो फैट एंड रिच इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और क्या क्या अवॉइड करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप को बरकरार रखना है, भाई डॉक्टर से मिलते रहो, अगर कोई भी आपको परेशानी दिक्कत है, कोई भी डिविएशन दिख रहा है फ्रॉम द नॉर्मल तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करो, इट्स रियली नेसेसरी। और डेंटल एंड सर्जिकल प्रिकॉशंस भी लेने हैं आपको। फिर स्कूल या फिर वर्क जहाँ पे भी है, बच्चा है या फिर एडोलसेंट है, तो टीचर्स और केयर गिवर्स को भी बताना है कि भाई लिमिटेशंस हैं इसकी, इलनेस की वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जो ये कुछ काम नहीं कर सकता, ओवरली स्ट्रेसफुल वर्क नहीं कर सकता है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो आपको पहले एजुकेट करना है और फैमिली को भी एजुकेट करना है रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन प्रिवेंशन। भाई थ्रोट इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है उसके रिगार्डिंग, और फैमिली को बोलना कि भाई मेडिकेशन एडहेरेंस होनी चाहिए, मेडिकेशन का कोर्स कंप्लीट करना है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। ये था नर्सिंग केयर प्लान फॉर रूमेटिक हार्ट डिसीज़ पेशेंट। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है देन प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, थोड़ी सी हेल्पफुल लगती हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।